कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आपको भी पता है सभी को कि बचपन से पढ़ते आए हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट को लेता है, ठीक है, इनपुट लेगा कंप्यूटर एंड देन उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। इसी उस पे कंप्यूटर है जो हमारा काम करता है, दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन जनरेट आउटपुट। और कंप्यूटर है जो हमारा वो सिंपल एक ये नहीं है कि सिर्फ एक वो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा बनता है वो कंप्राइजेज अ कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसमें क्या क्या लगते हैं, हमारे हार्डवेयर भी लगता है और सॉफ्टवेयर भी लगते हैं, है ना। तो उसके बाद है द प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, वो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारा, एक तो हमारा CPU होता है उसमें, है ना, एक हमारी मेमोरीज होती हैं जो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहती हैं हमारी, और एक आ जाती है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद है दीज कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। जब तक कि इनमें से कोई सी भी एक भी मिस होगी तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा, और इन सभी को हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक कंप्यूटर बनाते हैं। वो जैसे एक सिंगल यूनिट की तरीके से काम करता है, वो मल्टीपल यूनिट्स नहीं होंगी, वो एक सिंगल यूनिट की तरीके से ही काम करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा वो अलग अलग साइजेस का होता है, जैसे मोबाइल हो गया हमारे पास, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, साइंटिफिक कंप्यूटर्स भी हो जाते हैं, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग वेरी करता है कंप्यूटर का साइज भी। उसके बाद कंप्यूटर फॉलोज IPO साइकिल। IPO साइकिल मतलब इनपुट, देन उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस एंड देन क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जो हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से डिज़ाइन है। सबसे पहले तो यही आएगा हमारा, जब तक इनपुट ही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारा इनपुट आएगा, इनपुट देंगे हम किसको देंगे, CPU को देंगे, ठीक है। प्रोसेस जो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, प्रोसेस। उसके बाद प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेस तो CPU ही करेगा। तो CPU में क्या क्या होगा हमारे पास, CPU में हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और एक हमारा होगा ALU, और नेक्स्ट होगा हमारा इंटरनल मेमोरी। इस इंटरनल मेमोरी को ही हम रजिस्टर्स कहते हैं, रजिस्टर्स भी इसको आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और देन ये किससे कनेक्ट होती है हमारी, ये हमारी कनेक्ट होगी मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी किससे कनेक्ट होगी हमारी, तो इसके बाद हमारा आएगा सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी है जो वो हमारी किससे कनेक्ट होगी, सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी से डाटा मेन मेमोरी में आएगा भी और जाएगा भी, और यहाँ से फिर हमारा जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट, देन हमारा क्या जनरेट होता है, आउटपुट, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करेगा हमारा, देखो जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं वो सिग्नल्स देंगे। सिग्नल्स किसके पास जाएंगे, सबसे पहले तो सिग्नल हमारे पास मेन मेमोरी के पास जाएंगे, जो भी हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है। मेन मेमोरी से सिग्नल हमारे जाकर के, अगर वो मेन मेमोरी में डाटा पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो किसके पास जाता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी के पास डाटा के लिए जाता है। देखो आपको इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए बता देती हूँ। देन उसके बाद हमारा है जो कंट्रोल यूनिट है, वो कंट्रोल यूनिट हमारा क्या काम करता है, वो कंट्रोल करता है सिग्नल्स को, वो इनको भी कंट्रोल करता है, यहाँ भी सिग्नल्स को भेजता है, यहाँ भी सिग्नल्स को भेजता है, और वो मेमोरी के पास भी सिग्नल को भेजता है, ठीक है। जब भी हमें कुछ भी प्रोसेस करना होता है तो ऐसे सिग्नल्स हमारे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। मेन आपको क्या समझना है, इनपुट डिवाइस है हमारी, देन CPU है, CPU हमारा क्या करता है, प्रोसेस करता है। CPU के पार्ट कौन कौन से हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर्स, और हमारी मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, और फिर ये सब प्रोसेस होकर हमारे पास क्या आता है, आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CPU हमारा क्या है। देखो अब हम लोग अलग अलग पार्ट्स उसके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इनपुट डिवाइस भी देखेंगे हम, CPU भी देखेंगे, आउटपुट डिवाइसेस भी देखेंगे एंड मेमोरीज भी देखेंगे। ये हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आएगा, ठीक है। जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं फर्स्ट यूनिट, उसमें सारा का सारा कंप्लीट करवाऊंगी मैं, इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी।
उसके बाद है सीपीयू। सीपीयू हमारा क्या है? सीपीयू हमारा बेसिकली हम इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो एक्चुअल हमारे प्रोसेसिंग होती है ना कंप्यूटर में, वो हमारी कौन परफॉर्म करता है? हमारा सीपीयू। जो सीपीयू है हमारा, सीपीयू जनरली एक या एक से ज़्यादा जो माइक्रोचिप्स होती है ना कंप्यूटर में, उनके ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो उसे हम जो माइक्रोचिप्स उन्हें क्या कहते हैं? आईसी भी कहते हैं, विच कंप्राइजेज सेमीकंडक्टर मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो जैसे ये हमारा सीपीयू है ना, सीपीयू हमारा किसके ऊपर? जो आईसी हैं उनके ऊपर प्लेस किया जाता है। सीपीयू क्या करता है? हमारा प्रोग्राम को फेच करता है, डाटा लेता है मेमोरी से। डाटा को देखो, ये हम कर रहे थे ना अभी की, डाटा हमारा सीपीयू क्या करता है? मेमोरी से डाटा को लेता है, ठीक है। मेमोरी से डाटा लेगा, देन उसे परफॉर्म करेगा, जो भी उस पर ऑपरेशंस लगने, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस, और फिर क्या करेगा? उन्हें वापस से मेमोरी में स्टोर कर देगा, और फिर क्या कर देगा? आउटपुट हमें दिखा देगा। वाइल प्रोसेसिंग सीपीयू स्टोर्स डाटा भी स्टोर करता है सीपीयू एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर्स। जो ये हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर्स है ना, जो हम ये इंटरनल मेमोरी कह रहे थे, इसमें हमारा क्या करता है सीपीयू? हमारा जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा है उनको जो प्रोसेस हो रही होती है उन्हें वहाँ पे स्टोर करता है, विच आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर एंड आर पार्ट ऑफ सीपीयू चिप। द सीपीयू हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स अदर देन रजिस्टर्स। क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है सीपीयू के पास? एक तो हमारा कंट्रोल यूनिट है, और दूसरा हमारा क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद वर्किंग ऑफ सीपीयू, इसमें ये सेम ही है जो भी मैंने आप लोगों को बताया है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में, कि किस तरीके से हमारा सीपीयू काम करता है। हम सीपीयू में क्या करते हैं? पहले इंस्ट्रक्शंस देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो उसके बाद सीपीयू क्या करता है? उसे प्रोसेस करता है, और देन फिर क्या करता है? हमें आउटपुट जनरेट करके वापस से दे देता है, ठीक है। उसके बाद है, ये दो पार्ट्स बताए थे अभी, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू का काम क्या है? एएलयू क्या करता है? हमारा अर्थमेटिक और जो लॉजिक ऑपरेशन है ना कंप्यूटर में, जो भी जैसे अर्थमेटिक लॉजिकल, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ये सारे कौन करता है? हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी होते हैं हमारे एंड और नोट, ये सारे कौन करते हैं? हमारा एएलयू। और कंट्रोल यूनिट क्या है? ये सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, एएलयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। की जो भी हमारे कंप्यूटर में जितने भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, कौन सी प्रोसेस किसके बाद एग्जीक्यूट होगी, किस मेमोरी को किस टाइम, किस प्रोसेस को किस टाइम पे कितनी मेमोरी देनी है, कब देनी है, कौन सा डाटा कहाँ पे फ्लो के कहाँ जाएगा, तो वो सारा हमारा क्या कौन कंट्रोल करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। द सीपीयू इज पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो हम सीपीयू को क्या भी कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट देखते हैं सीपीयू के मेन पॉइंट्स। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। एक तो फुल फॉर्म से बनता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ से भी बनता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीपीयू को ही कहा जाता है। सीपीयू क्या क्या करता है? हमारा कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, डिसीजन मेकिंग, ये सारा करता है ना। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस भी हमारा परफॉर्म करता है, कंट्रोल करने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे मेन कंपोनेंट्स ये भी मैंने बताई हैं आप लोगों को। इट कंट्रोल्स द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। स्पीड ऑफ द सीपीयू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि स्पीड जो सीपीयू की वो किस में मेजर की जाती है? गीगा हर्ट्ज में। सीपीयू इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड इनसाइड द प्रोसेसर सॉकेट। जो हमारा प्रोसेसर सॉकेट होता है ना, आईसी बताया था मैंने, आईसी के ऊपर हमारा सीपीयू प्लेस किया जाता है, तो ये वही होते हैं, ठीक है। सीपीयू प्रोसेसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। सेम ही बात हो रही है यहाँ पे। सीपीयू ये कौन कौन से, जैसे अभी हम देखते हैं ना कि i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। इंटेल कोर के ये हैं। AMD रेजन सीरीज है, रेजन सीरीज भी आती है, आप लोगों ने देखा होगा HP के लैपटॉप्स में, आप लोगों ने बहुत पॉपुलर है। और एप्पल M सीरीज, एप्पल में जो M सीरीज आती है, जैसे M1 चिप, M2 चिप, M3 चिप, ये सारे आते हैं। CPU कंटेन्स कैश मेमोरी टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। CPU क्या करता है? हमारा कैश मेमोरी को भी अपने पास रखता है। जैसे आप लोग प्रोसेस करते हो, मैं आपको बताती हूँ जो हमारी कैश मेमोरी वो कहाँ रखी होती है। एक तो आती है आपकी मेन मेमोरी, ठीक है, जो आपके रजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, इंटरनल मेमोरी रजिस्टर्स। उसके बाद है यहाँ पे आपकी कैश मेमोरी बीच में लगी होती है। कैश मेमोरी के बाद आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। जब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस को, बार बार किसी प्रोसेस की बार बार जरूरत पड़ रही है, तो उसमें उसको क्या करता है? सीपीयू कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जिससे कि जो हमारे उसको बार अपनी प्राइमरी मेमोरी में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज बार प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा तो उसे बहुत टाइम लगेगा। तो जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस है ना, उनको सीपीयू किस में स्टोर रखता है? कैश मेमोरी में। देखो इस तरीके से हमारा सीपीयू दिखता है, ठीक है।
उसके बाद है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिससे जो यूज़र जिसके थ्रू कंप्यूटर में डाटा को एंटर करता है वो हमारी होती हैं इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं? यूज़र से डाटा लेकर के उसे कंप्यूटर जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग सुन नहीं रहे हो तो अच्छे से ध्यान से सुनना इस चीज़ों को, कि दीज आर डिवाइसेज थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स एंड इनपुट डाटा आर सेंड टू अ कंप्यूटर, जिसमें क्या है डाटा कंप्यूटर में भेज दिया जाता है, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, दे कन्वर्ट इनपुट डाटा इनटू डिजिटल फॉर्म दैट कंप्यूटर सिस्टम कैन एक्सेप्ट, जिसे क्या करता है कंप्यूटर सिस्टम उनको एक्सेप्ट कर लेता है। कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, ठीक है। और ये जो स्पेशलाइज्ड ब्रेली कीबोर्ड्स असिस्ट द विजुअली इम्पेयर्ड, जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड इंसान होते हैं ना, उनके लिए ब्रेल कीबोर्ड भी हमारे बनाए हुए हैं। ठीक है। डाटा एंटर्ड बाय इनपुट डिवाइसेस टेम्परेरी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डाटा एंटर करते हैं ना, जैसे कीबोर्ड के थ्रू आप माउस के थ्रू डाटा एंटर करते हो, तो वो हमारा मेन मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर होता है। जो रैम है हमारी वो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, वोलाटाइल है, पावर ऑफ जैसे ही हमारे कंप्यूटर की होगी तो वो डाटा सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन सी हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी क्वेश्चंस। टेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट कंप्यूटर में एंटर करते हो तो वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड भी है, यहाँ पे टच स्क्रीन भी आप लिख सकते हो, टच स्क्रीन के थ्रू भी आप टेक्स्ट लिखते हो, है ना। उसके बाद है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन से होती है? जिसके थ्रू आप, जो आपके स्क्रीन पे ऐसे निशान नहीं होता, उस वो जो इधर उधर घूमता है, आप जब भी इधर उधर लेके जाते हो, जैसे मतलब वो पॉइंट कर रहा है किसी न किसी चीज़ को, है ना। जो पॉइंट चीज़ें करती है ना, तो उसको हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या होता है? हमारा एक माउस की तरीके से ही होता है, लेकिन उस पर यहाँ पे ना ऐसे गोल गोल लगा होता है, तो उसको आप पाम के थ्रू, फिंगर के थ्रू रोटेट कर सकते हो। जिस तरफ आप रोटेट करोगे उसी तरफ आपका पॉइंटर घूमता रहेगा। ठीक है। टच पैड भी है। टच पैड बोले तो जैसे लैपटॉप्स में हमारे ऐसा लगा नहीं होता, जिसके थ्रू हम फिंगर्स के थ्रू माउस को स्क्रॉल करते हैं इधर उधर। और उसके बाद हमारा लाइट पेन, जिसके थ्रू हम लाइट पेन की स्क्रीन पे हमें ड्रॉ करना है, कहीं भी ड्राइंग बनानी है, वो सब स्टाइलस जो हम डिजिटल बोर्ड्स हैं उसमें स्टाइलस का यूज़ करते हैं। ठीक है। स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेस? जैसे स्कैनर हो गया, जिसके थ्रू आप फोटो वगैरह भी अपलोड करते होगे ना, फॉर्म भरा आप सभी लोगों ने, तो स्कैनर का यूज़ होता है उसमें, फोटो वगैरह जो भी हमारे हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए। बार कोड रीडर, जो आपके बार कोड रीडर हैं, वो जैसे आप मॉल में शॉपिंग वगैरह करने चाहते हो, ऐसे आप लोगों को एक डिवाइस दिखती होगी जिसके थ्रू वो देखो ऐसे लाइनों को या फिर जो भी उस पर पैटर्न बना होता है उनको रीड करके वो उनके सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाता है प्राइस वगैरह, तो वो हमारे क्या होते हैं? बार कोड रीडर। QR स्कैनर, जो आप पेमेंट करते हो अपने कहीं कहीं जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, जो आपका ऐसे डॉट 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 बने होते हैं, वो हमारा क्या होता है? QR कोड स्कैनर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो आपका टेक्स्ट है उसको जो आपकी हार्ड कॉपी पे कुछ भी आपने लिखा है, किसी पेज पे कुछ लिखा है, तो उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। OMR, जो आप अभी पेपर दोगे ना, सभी OMR बेस्ड दोगे, तो जो भी आप सर्कल फिल करते हो उनको मशीन रीड करती है, वो हमारी क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद MICR। MICR किस काम आती है? जो आप चेक्स वगैरह होते हैं ना, आपके चेक्स वगैरह पे ऐसे नीचे बैंक अकाउंट नंबर लिखा होता है, वो सारी डिटेल होती है, तो वो किसके थ्रू रीड होता है? हमारा MICR के थ्रू। उसके बाद ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस कौन से? जैसे माइक्रोफोन है, आप रिकॉर्ड करते हो जो भी चीज़ें जो आपको आपने देखे भी होंगे, पॉडकास्ट वगैरह आजकल आते हैं, तो वो सामने माइक रखे रहते हैं, तो वो माइक्रोफोन हो गया। हेडसेट माइक हो गया, जैसे आप लीड वगैरह लगाते हो, वो सब है ना। उसके बाद है वीडियो इनपुट डिवाइसेस। वीडियो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है? जो हमारी वीडियो को कैप्चर करती हैं, जो रियल दिखता है उस सभी को कैप्चर कर लेती है, जैसे वेब कैम हो गया, है ना, डिजिटल कैमरा हो गया। उसके बाद टच बेस्ड इनपुट डिवाइसेस। टच बेस्ड कौन सी होती है? जैसे आप मोबाइल चलाते हो ना टच से, तो वो सब टच स्क्रीन, मल्टी टच पैनल, जो पैनल होते हैं हमारे, है ना। उसके बाद गेमिंग कंट्रोल डिवाइसेस। गेमिंग, जब आप गेम वगैरह खेलते हो तो उसको जो कंट्रोल करती है वो कौन कौन सी? हमारी जॉयस्टिक होती है, जैसे गेम पैड होगी, स्टीयर व्हील कंट्रोलर हो गया, कार सिमुलेशन के लिए स्टीयरिंग व्हील कंट्रोलर, जैसे होते नहीं वो गेम वगैरह कि भाई ऐसे लगता है कि हम 3D वगैरह में, वो सब होता है जैसे। उसके बाद स्मार्ट बायोमेट्रिक डिवाइसेज।
फिंगरप्रिंट स्कैनर जो आप ऑफिसेज वगैरह में जाते हो आपके बायोमेट्रिक लगती है वो सब, आइरिस स्कैनर जो आपकी आंखें स्कैन होती हैं वो सब, फेस रिकॉग्निशन डिवाइसेज, आजकल तो ये मोबाइल में भी आ गया फेस रिकॉग्निशन, आप देखते होगे कि आपका मोबाइल है जो आपका फेस देख करके खुल रहा है वो सब। उसके बाद सेंसर बेस्ड इनपुट डिवाइसेज, सेंसर बेस्ड का भी एक बार क्वेश्चन मैंने देखा है, एक बार का कई बार देख लिया है। जो रोबोट होता है हमारा वो किस तरीके से काम करता है, किस पे काम करता है, सेंसर बेस्ड इनपुट पे काम करता है। उसके बाद स्पेशल पर्पज इनपुट डिवाइसेज जैसे कि ग्राफिक टैबलेट्स, डिजिटाइजर, ड्राइंग और डिजाइनिंग के काम आते हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर, रीड चिप्स बेस्ड कार्ड, स्मार्ट कार्ड रीडर जैसे जो आप क्रेडिट कार्ड वगैरह रीड नहीं करवाते हैं कई बार, तो उसमें वो चिप वो होती है जो उसके थ्रू तो वो रीड करते हैं। उसके बाद देखो मैंने फोटो भी ऐड किया आप लोगों के लिए, कीबोर्ड इस तरीके से दिखता है हमारा, न्यूमेरिक कीपैड इस तरीके से दिखता है, जो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है जैसे माउस है वो इस तरीके से दिखता है, रिमोट कंट्रोल इस तरीके से दिखता है, जॉयस्टिक है जो हम गेम वगैरह खेलते हैं उसके लिए यूज़ होती है, टच स्क्रीन जो भी आप मोबाइल वगैरह टैब वगैरह चलाते हो, स्कैनर यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट रखा जाता है फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है, ग्राफिक टैबलेट ये इस तरीके से दिखता है, माइक्रोफोन जिसे आप बोलते हो वो सब है ना, डिजिटल कैमरा फोटो कैप्चर करने के काम आता है, वेब कैम जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो आपकी फोटो कैप्चर करी जाती है ना, तो वेब कैम के थ्रू करी जाती है, लाइट पेन्स, ठीक है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं हमारी, देखो अभी हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली, सीपीयू पढ़ लिया, इनपुट करवा लिया कंप्यूटर से, सीपीयू के थ्रू हमने प्रोसेस भी करवा लिया चीज़ों को। अब हमें आउटपुट भी तो देखना है कि हमारा जो प्रोसेस होकर आउटपुट आ रहा है वो क्या आया है, तो उसके लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस भी चाहिए होंगी। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारा क्या काम करती हैं, वो हमें डिस्प्ले करती हैं, जो भी हमारा आउटपुट होता है उसे डिस्प्ले करती हैं। These devices receive data from the computer system for display, physical production और other output, ठीक है। तो ये हमारा जो डिजिटल डाटा है उसे किस में कन्वर्ट करती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। कौन कौन से एग्जांपल है इनके, जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर के थ्रू आप देखते होगे जो भी आपने प्रोसेस किया वो आपको आउटपुट में दिखता है। प्रोजेक्टर के थ्रू भी, हेडफोन है जैसे आप सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो तो वो भी आप लोग जब सुन रहे हो तो वो भी उसका आउटपुट हो गया। स्पीकर के थ्रू आप आउटपुट सुनते हो, गाने सुनते हो तो वो सब आउटपुट ही तो है। प्रिंटर के थ्रू जैसे आपने जो भी चीज़ कंप्यूटर से प्रोसेस होकर के आपके पास आ रही है वो सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। उसके देखते हैं कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है हमारी। विजुअल आउटपुट डिवाइसेस हैं, विजुअल में कौन कौन से, एक तो मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, वीआर हेडसेट हो गया, ये क्या क्या काम करते हैं इनको आप देखो। प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं मॉनिटर के, डिस्प्ले टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करता है जो भी हम प्रोसेस करते हैं, इमेजेस भी दिखाता है, हमें टीवी की तरह दिखता है ना मॉनिटर हमारा, तो आप उसमें पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो। सॉफ्ट कॉपी हमें दिखाता है ना, आउटपुट इसका किस टाइप का होता है हमारा, सॉफ्ट कॉपी। जैसे हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर हमारा किस तरीके की कॉपी देता है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में आ रही है तो वो हमारी क्या होती है, हार्ड कॉपी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, यूजर इंटरफेस, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो स्ट्रीम्स, है ना, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। प्रोजेक्टर है, जो प्रोजेक्टर भी सॉफ्ट कॉपी हमें देता है, ये भी प्रेजेंटेशन, मूवी स्क्रीनिंग के काम आता है। वीआर हेडसेट क्या है हमारा, ये भी हमारा सॉफ्ट कॉपी देता है। वर्चुअल रियलिटी गेम्स, सिमुलेशंस, जो हमारे वीआर हेडसेट नहीं होते, जब आप 3D पिक्चर्स वगैरह देखते हो आपके कानों में लगाए जाते हैं, वो सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडियो। ऑडियो क्या है कि जो हमें सुनने को मिल रहा है, अभी तो हम देख रहे थे, अब क्या है हम सुन रहे हैं। स्पीकर्स होते हैं उसमें से कि आप म्यूजिक सुन रहे हो, जो भी आप मोबाइल से अपनी रिंग सुन रहे हो, अलार्म सुन रहे हो, वॉइस कॉल सुन रहे हो, वो सब। हेडफोन्स क्या है, हेडफोन्स भी यही सेम ही काम करते हैं, म्यूजिक सुनने के, प्राइवेट कन्वर्सेशन के काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है, हाँ, प्रिंट में कौन कौन से आएंगे हमारे, प्रिंटर हो गए, जैसे प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी निकालते हो, प्लॉटर से भी हार्ड कॉपी निकालते हो। प्लॉटर क्या करता है हमारा, जो हाई क्वालिटी है ना, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी लार्ज स्केल ड्राइंग्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स, इनको हमें दिखाता है। जो हाई क्वालिटी की हमें हार्ड कॉपी चाहिए थी उनके लिए काम आता है। जैसे आप आर्किटेक्चरल ब्लू प्रिंट के हमारा काम आता है, किसी को घर का नक्शा वगैरह बनवाना है उस सब में, इंजीनियरिंग डायग्राम्स में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टेक्टाइल। टेक्टाइल में क्या है, जैसे ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। हैप्टिक डिवाइसेस वो होती हैं, जैसे आप लोग आजकल फ़ोन में नहीं आ गया है कि हैप्टिक का एक अलग से ऑप्शन भी होता है, आप उसे मतलब कंट्रोल कर सकते हो। आपने देखा भी होगा हैप्टिक में ये होता है, आप अपने मोबाइल में देखना। प्रोवाइड्स फिजिकल फीडबैक, वाइब्रेशन, फोर्स फॉर इंटरेक्शन। जैसे आपका मोबाइल है जो उसमें साइलेंट मोड करते हो, आप साइलेंट मोड में करते हो उसे, तो वो हैप्टिक ही होता है हमारा, ठीक है। वाइब्रेशंस इन अ गेम कंट्रोलर और फोन, जैसे आप साइलेंट पे करके फोन से करता है ना, वाइब्रेट करता है, साइलेंट पे करके वाइब्रेट होता है, जो हमारा सेंसेशन सी महसूस होती है जिससे, वो हमारे होते हैं हैप्टिक डिवाइसेस, ठीक है। उसमें
उसमें देखो ये है हमारे पास आ गया प्रिंटर आ गया, जैसे प्रिंटर इस तरीके से दिखता है, मॉनिटर ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्पीकर इस तरीके से दिखता है, वेबकैम इस तरीके से दिखता है। वेबकैम तो हमारा जो है वो इनपुट डिवाइस है, हमें तो फिलहाल आउटपुट डिवाइस हम देख रहे हैं। वेबकैम हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस, हमारी वीडियो को कैप्चर कर रहा है ना वो। उसके बाद है माइक्रोफोन, तो हमारा इनपुट भी देते हैं आउटपुट भी, से दोनों चीज़ें करते हैं काम। प्रिंटर है हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, देखो नाम ही उनका बता रहा है स्टोरेज डिवाइसेस, जो किसी चीज़ को स्टोर करने के काम आती है, जिनमें क्या है हमारा डाटा परमानेंटली भी स्टोर हो सकता है, टेम्परेरी भी स्टोर हो सकता है, अलग अलग टाइप्स है उसके हमारे पास। तो दे होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर भी होता है, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं, वीडियोस भी होते हैं, और सारी जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में ही होती है। बिना स्टोरेज डिवाइसेस के हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना स्टोरेज डिवाइसेस के उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं स्टोरेज के, हमारे पास आएगा प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी होती हैं, जो कि हमारी जिनकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है, फास्ट स्पीड होती है इनकी स्पीड लो होती है। ये हाई इन कॉस्ट होती हैं, हाई कॉस्ट होती है इनकी लो कॉस्ट होती है हमारी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होते हैं ये। यूज डायरेक्टली बाय सीपीयू, ये जो है सीपीयू ने डायरेक्ट यूज करता है। अभी देखो मैंने आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में आपको समझाया भी था, जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को ही हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ये डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा यूज करी जाती हैं हमारी, ठीक है। डायरेक्ट सीपीयू हमारा इन्हें क्या करता है, यूज़ करता है। फास्ट होती हैं लेकिन हमारे पास ये क्या है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि बहुत महंगी होती है तो ये लिमिटेड ही होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल कौन कौन से, जैसे हमारे पास रैम हो गया, रैम जिसमें जो हम करंट प्रोसेस कर रहे हैं ना अपने कंप्यूटर में, जैसे हम लोगों ने कोई क्लिक किया है, क्लिक वो करंट प्रोसेसिंग में है ना, तो वो हमारा किस में स्टोर होगा, रैम में स्टोर होगा। और ये जब भी हमारी पावर ऑफ हो जाती है साथ के साथ हमारा डाटा लॉस हो जाता है। स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली इन यूज, जो भी हमारे करंटली कंप्यूटर में प्रोग्राम्स चल रहे हैं और डाटा है उसमें यूज होते हैं। और टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम क्या है, हमारी डायनेमिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करते रहना पड़ता है, और स्टैटिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। उसके बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी हमारी क्या है, नॉन वोलाटाइल है, ये इसका डाटा है जो पावर ऑफ होने के बाद हमारा लॉस्ट नहीं होता। इसमें हमारा क्या क्या स्टोर होता है, BIOS स्टोर होता है, फर्मवेयर होती है ये, ठीक है। टाइप्स क्या क्या है इसके, पी रोम, EPROM, EEPROM। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज। हमारी सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है, जो एक्सटर्नल, जो बाहर से इंसर्ट करी जाती है हमारे कंप्यूटर में, जो परमानेंट जिसमें डाटा क्या हमारा स्टोर हो सकता है। ये लार्ज इन साइज भी होती है, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी से हमारी क्या होती है, स्लोअर होती है। जैसे हमारे सीपीयू में इंटरनली ही HDD या SSD आजकल लगाई जाती है, तो वो सब होती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर में पेपर में आती है कि HDD की फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसमें कौन सा आएगा, मैग्नेटिक स्टोरेज, स्लोअर एंड चीपर। लार्ज कैपेसिटी, TBs में इनकी कैपेसिटी होती है, स्लोअर और चीपर भी होती है। ये स्लो पे काम करती हैं और जो इनकी कॉस्ट है वो भी कम होती है। और स्टोरेज किस टाइप की होती है इनमें, मैग्नेटिक स्टोरेज। उसके बाद है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD। ये क्या करती हैं, फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती हैं, ठीक है। फास्ट भी होती हैं एज कम्पेयर टू HDD, और ड्यूरेबल भी होती हैं, कॉस्टलियर देन HDD, लेकिन इनकी जो कॉस्ट है वो HDD से हाई होती है। हाइब्रिड ड्राइव, हाइब्रिड ड्राइव क्या है, जो SSD और HDD का कॉम्बिनेशन है। ये फास्टर देन HDD, इनसे तो फास्ट होती हैं लेकिन इनसे क्या होती हैं, ये स्लो होती हैं, और इनसे क्या होती हैं, सस्ती भी होती हैं। उसके बाद है पोर्टेबल एंड रिमूवेबल स्टोरेज। पोर्टेबल होती हैं, जो रिमूवेबल होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती है, जैसे पेन ड्राइव है, आप इधर से उधर लेकर के जा सकते हो ना उसे, और उसे रिमूव भी मतलब बार बार कर सकते हो। इजी टू कैरी भी होती है हमारी। यूजेस फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती हैं ये हमारे। इनकी स्टोरेज जनरली क्या होती है, 8 GB से 1 TB तक। मेमोरी कार्ड्स हो गए, जो फोन्स में हमारे लगाए जाते हैं, आजकल तो कम ही लगाते हैं, इंटरनल जो स्टोरेज है वही काफ़ी आ जाती हैं।
तो मेमोरी कार्ड्स हैं जो हमारे, वो भी हमारे किस में आते हैं, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में। यूज इन फोन्स एंड कैमराज, जो कैमराज में है हमारे उनमें भी लगाए जाते हैं, इस तरीके से वो दिखते हैं। फ्लैश स्टोरेज होते हैं उनमें। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती हैं, जो कि आप लोग देखते होंगे, कुछ लोग हार्ड डिस्क अपने रखते हैं, डाटा उसमें स्टोर रखते हैं। पोर्टेबल भी होती हैं ये, बैकअप एंड स्टोरेज ऑफ लार्ज फाइल्स, जिसमें क्या है, हम जो लार्ज हमारे पास कई बार ऐसा होता है ना, डाटा हमें बहुत सारा डाटा है हमारे पास, उसको हमें स्टोर भी करके रखना है, तो हम उसके लिए चीपर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या लेकर के आते हैं, हार्ड डिस्क लेकर के आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? मैग्नेटिक टेप हो गया, पहले के ज़माने में यूज़ करी जाती थी, है ना, तो इसमें आजकल भी यूज़ करी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो आजकल भी मैग्नेटिक टेप्स को रखती हैं, ताकि इसमें क्या है, डाटा लॉस्ट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यूज़ फॉर बैकअप एंड आर्कीव्स। वेरी हाई कैपेसिटी इनकी क्या होती है, हाई होती है, लेकिन जो एक्सेस है वो स्लो होता है इनमें। फ्लॉपी डिस्क है, ये भी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, वेरी लो कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, लो। एक आजकल और आ गया है जो नई टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या आ गया हमारे पास, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज आ गया है। इसमें आप अपना डाटा है जो कहीं भी किसी भी जगह पे आप अपना स्टोर कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी मैंने 3-4 जगह देखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें से, कि ऐसे कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें से आप डाटा कहीं भी जा करके एक्सेस कर सकते हो, तो वो कौन सी, हमारी क्लाउड स्टोरेज। ये इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए उसके लिए, तो एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है ना, इन पे आप क्लाउड स्टोरेज बाय करते हो और इस पे अपना सारा डाटा अपलोड कर देते हो, और फिर अपना जो मेमोरी आपकी फ़ोन की उसे खाली कर लेते हो। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, हमारा हार्डवेयर आएंगे, सॉफ्टवेयर आएंगे। हार्डवेयर में कौन कौन से आएंगे, हार्डवेयर में जो हमारे आएंगे वो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल कंपोनेंट्स, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर में आएंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन्हें एक एक करके देखते हैं क्या है ये क्या नहीं है। देखो इसमें से इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसको हम दोबारा रिपीट नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। देखो हार्डवेयर है ना, एक फिजिकल बॉडी होता है जिसे हम छू सकते हैं, जो टेंजिबल है, जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि वी कैन टच इट। फंक्शंस क्या क्या होते हैं हार्डवेयर के, इनपुट करना, प्रोसेस करना, स्टोरेज करना और आउटपुट दिखाना, है ना। जैसे कि आप कीबोर्ड है, कीबोर्ड को छू सकते हो ना, उसके थ्रू इनपुट करते हो, तो वो क्या है, हमारा हार्डवेयर है। जैसे कि सीपीयू है हमारा, प्रोसेस करता है, तो उसको भी हम हाथ लगा सकते हैं। देन उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे हमने हमारी पेन ड्राइव होगी, एसएसडी होगी, उनसे भी को हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, वो भी हमारी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस। देन आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, वो सब हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। एग्जांपल्स क्या क्या है देखते हैं पहले। इंटरनल कंपोनेंट्स है हमारे। इंटरनल कंपोनेंट्स कौन से हैं, जो हमारे, जैसे हमारा सीपीयू है, सीपीयू का बॉक्स होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वायर्स वगैरह लगे होते हैं, हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम, रोम, मदरबोर्ड, सीपीयू, जो भी उसके अंदर स्टोर है वो सारे किस में आएंगे, इंटरनल कंपोनेंट्स में, ठीक है। बाकी आएंगे पेरिफेरल डिवाइसेस में। पेरिफेरल डिवाइसेस में कौन कौन से होंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होंगी। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन सी आएंगी हमारी, प्राइमरी स्टोरेज, नेक्स्ट आएगी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, नेक्स्ट आएगी टर्शियरी स्टोरेज, एंड नेक्स्ट आएगी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। इन्हें भी एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले स्टोरेज डिवाइसेस। देखो क्योंकि हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ चुके हैं, तो स्टोरेज डिवाइसेस से अपना शुरू करते हैं। कौन कौन सी होगी, देखो सबसे पहले आएगी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, हमारी मेन मेमोरी भी हम इसको कहते हैं। इसमें रैम रोम हमारा सब आएगा। इसके क्या क्या फीचर्स हैं इसके, फास्ट होती है, एक तो ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है तो बहुत फास्ट होती है। इसमें जो डाटा है हमारा वो भी टेम्परेरी स्टोर होता है, जैसे ही हम पावर को ऑफ करेंगे ना, वैसे ही हमारा डाटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट रोम, रैम में जो डाटा है हमारा वो साथ के साथ लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। स्मॉल कैपेसिटी होती है, जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, और जो इसकी कॉस्ट भी होती है ना वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। हेल्प सीपीयू टू प्रोसेस डाटा क्विकली, तो सीपीयू को किस चीज़ में हेल्प करती है, डाटा को जल्दी प्रोसेस करने में, क्योंकि डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है। तो सीपीयू से कनेक्ट होती है, सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, जो भी इसमें स्टोर होता है, उसको सीपीयू क्या करता है, फेच कर लेता है।
अगर वहीं हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में कुछ भी स्टोर है उसको सीपीयू को फैच करना, तो सीपीयू पहले किसे कॉल करेगा, प्राइमरी मेमोरी को, देन प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को कॉल करेगी, ठीक है। उसके बाद टाइप्स कौन कौन से हैं प्राइमरी मेमोरी के हमारे, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी किस किस चीज़ के काम आती है, स्टोर्स डाटा टेम्परेरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर चलाते हो, जैसे ही आपने क्लिक किया है तो ऐसे गोल 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 घूमता है ना, या फिर आपने जैसे क्लिक किया, आपने फाइल्स खोल ली, ठीक है, या आपने क्रोम खोला, कुछ भी जो एकदम से प्रोसेस हो रही है ना चीज़ें, वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होंगी प्रोसेस होने के लिए, तो वो हमारा किस में स्टोर होता है, रैम में। वोलाटाइल मेमोरी होती है, जैसे ही हम पावर को ऑफ करेंगे वैसे ही हमारा डाटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। 2 टाइप्स की होती है, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। जो स्टैटिक रैम है उसे हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डायनेमिक रैम है ना, उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज वाई जो स्टैटिक रैम है हमारी वो फास्ट है और डायनेमिक रैम हमारी क्या है, स्लो है। इससे भी क्वेश्चन बनता है पेपर में कि इन दोनों में से कौन सी फास्ट है, इन दोनों में से कौन सी स्लो है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, स्टैटिक रैम फास्ट है, डायनेमिक रैम स्लो है। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके, वेन यू ओपन क्रोम फाइल्स लोड इनटू रैम। तो जब जैसे ही मैंने अभी बताया ना कि जैसे ही आप क्लिक करते हो, ओपन करते हो चीज़ों को, तो वो सारी की चीज़ में लोड होती है हमारी रैम में। आप लोगों को याद भी हो तो कि आप लोगों का फ़ोन अगर स्लो काम करता है तो आप लोग क्या करते हो, रैम को फ्री करते हो, जो फटाफट ऐसे क्लोज स्टेप से उन जो रिसेंट ओपन होते हैं उनको सभी को क्लोज करते हो ना, तो क्लोज करते हो तो रैम से क्लोज करते हो ना आप, रैम से क्लोज करके देन क्या करते हो कि हमारी रैम अभी खाली होगी तो उसमें अब प्रोसेसिंग क्या होगी, फास्ट होगी। उसके बाद है रोम। रोम क्या करती है, रोम भी बहुत मतलब है तो प्राइमरी मेमोरी ही है, लेकिन इसमें डाटा जो है इसमें बहुत कम स्टोरेज होती है हमारे पास, परमानेंट मेमोरी होती है इसमें, नॉन वोलाटाइल होती है, पावर ऑफ भी होगी तो भी हमारा इसमें डाटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। और इसमें डाटा किस किस टाइप का स्टोर होता है, जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो ना, BIOS लोड होता है उसमें, तो वो हमारा किस में स्टोर होता है, रोम में। डाटा कैन नॉट बी इजीली चेंज्ड, इसमें से डाटा आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। एक बार राइट कर दिया ना आपने, तो वो राइट कर दिया, तो ये क्या है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम क्या है हमारी, रीड ओनली मेमोरी। और टाइप्स कौन कौन से हैं रीड ओनली मेमोरी के, पी रोम, ई रोम, EEP रोम, पी रोम, ई रोम, EEP रोम, ठीक है। नेक्स्ट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कौन सी होती है, बहुत स्पीड होती है कैश मेमोरी की, बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी आपको। जो कैश मेमोरी होती है ना हमारी, वो हमारी जो CPU होता है ना, CPU और जो मेन मेमोरी होती है उसके बीच में लगी होती है हमारी, और जो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारा डाटा यूज़ हो रहा है ना उसको स्टोर करती है ये, ठीक है, ताकि जो CPU की स्पीड है वो फास्ट बनी रहे। सिट्स बिटवीन CPU एंड रैम, ठीक है, CPU और जो रैम है उसके बीच में रहती है। स्पीड्स ऑफ प्रोसेसिंग बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा। देखते हैं रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस है। फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम है जो वोलाटाइल है और जो रोम है हमारी नॉन वोलाटाइल है, मतलब कि इसमें डाटा है जो टेम्परेरी स्टोर होता है, इसमें परमानेंट स्टोर रहता है। डाटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर ऑफ हो जाती है, लेकिन इसमें डाटा क्या है, रिटेन रहता है। वर्किंग मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर करंटली रनिंग प्रोग्राम्स। इसमें क्या है कि जो करंट रनिंग प्रोग्राम्स है वो इसमें सिर्फ स्टोर रहते हैं। स्टार्टअप मेमोरी जो इसमें क्या है, इसमें हमारे BIOS फर्मवेयर वगैरह स्टोर रहते हैं, ठीक है। रीड एंड राइट, इसमें क्या है, रीड एंड राइट ऑपरेशंस दोनों परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, प्राइमरीली रीड। डाटा जो उसमें चेंजेस करना है उसको काफ़ी मुश्किल होता है, इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। इसकी स्पीड फास्टर एक्सेस स्पीड, लेकिन इसकी स्पीड क्या है हमारी, स्लोअर है। ये लार्जर कैपेसिटी टिपिकली यूज्ड इन गीगाबाइट्स, और जो इनकी कैपेसिटी है वो हमारी क्या रहती है, कम रहती है, MB में इनकी जो कैपेसिटी रहती है हमारी। देन उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज को हम क्या क्या भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज क्या है, इसमें कि हमारा डाटा है जो परमानेंट हम स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हमारी पेन ड्राइव है, ठीक है, पेन ड्राइव होगी, SSD होगी, जो हमारे CPU में इंस्टॉल होती है, हम रखते हैं उसको इंस्टॉल करके, वो सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। इसमें जैसे ही पावर ऑफ होगी उसमें डाटा हमारा लॉस्ट नहीं होगा। इसके जो नाम है ना इनको याद रखना, ये पेपर में कई बार आ जाते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा जब वो परमानेंट स्टोर कर सकती है डाटा को, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी डाटा स्टोर कर सकती है, लेकिन ये बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो इसी वजह से ये सस्ती भी होती हैं, इनकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। और ये डायरेक्टली CPU इन एक्सेस नहीं कर सकता। CPU किसको कॉल करेगा, अगर CPU को कुछ भी चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, मेन मेमोरी के पास। देन अगर मेन मेमोरी में भी वो डाटा नहीं है तो फिर किसके पास जाएगा, वो सेकेंडरी मेमोरी के पास, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस होगा वो।
उसके बाद है यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, बैकअप्स, जो भी आप गाना वगैरह डाउनलोड करते हो, फ़ोन में स्टोर करते हो, वीडियो स्टोर करते हो, मूवीज स्टोर करते हो, वो सब किस में स्टोर करते हो? सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। ये हमारे टाइप्स हैं, कौन कौन सी हमारी स्टोरेज होती हैं। इनसे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। क्या का क्वेश्चन बनते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज आ जाएगा पेपर में कि मैग्नेटिक स्टोरेज निम्नलिखित में से कौन कौन सा है। तो कौन कौन सी हैं मैग्नेटिक स्टोरेज? हार्ड डिस्क ड्राइव है हमारी, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क भी है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ होती थी, अब यूज़ नहीं होती, ठीक है। जो ऑप्टिकल स्टोरेज में कौन कौन सी आएगी हमारी? जैसे सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गई, ये हमारी किस में आएंगी? ऑप्टिकल स्टोरेज में आएंगी, ठीक है। उसके बाद है हमारी सॉलिड स्टेट फ्लैश स्टोरेज। सॉलिड स्टेट जैसे कि हमारी आजकल एसएसडी यूज़ हो रही है एसडीडी की जगह, क्योंकि ये हमारी क्या है? फास्ट होती है एज कम्पेयर टू एचडीडी, ठीक है। उसके बाद है जैसे यूएसबी पेन ड्राइव होगी हमारी, मेमोरी कार्ड्स हो गए जो हमारे फ़ोन्स में, टैबलेट्स में यूज़ होते हैं, हमारे कैमराज वगैरह में, वो सब होगी, ठीक है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बने आपके, मैंने अभी जो क्वेश्चन सीरीज़ चला रखी है आप भी देखना, उसकी आईसीटी की सीरीज़ है, अपने चैनल पे जा करके उसको एक बार एक्सप्लोर करना। उसमें मैंने जो केवीएस के प्रीवियस ईयर हैं और जो हमारे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर हैं ईएमआरएस के प्रीवियस ईयर हैं, वो सारे मैंने कवर किए उसमें, तो आप उसमें जाके देखना, आपको बहुत जगह रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्लाउड स्टोरेज कौन कौन सी होती है हमारी, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। उसमें क्वेश्चन कैसे बना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टोरेज जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो कौन सी स्टोरेज है हमारी? क्लाउड स्टोरेज, जिसमें इंटरनेट की जरूरत होती है हमारी। जैसे आपके पास होते नहीं कि आपके फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती, तो आप स्टोरेज बाय करते हो ऑनलाइन, तो फिर उसमें आप अपना डाटा बैकअप करके रख देते हो, देन उसके बाद फ़ोन से डिलीट कर देते हो, और जब भी आपको डाटा चाहिए होता है तो आप नेट से कनेक्ट करके उस डाटा को रिस्टोर कर लेते हो, तो वो हमारी किस में आएगी? क्लाउड स्टोरेज में। मैग्नेटिक टेप में जो हमारे पुराने टाइम में वो रील्स नहीं होती थी, ऐसे लंबी लंबी टेप सी होती थी, वो मैग्नेटिक टेप होती हैं, ठीक है, डाटा को बैकअप करने के लिए होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं ये। उसके बाद हमारे टर्शियरी स्टोरेज कौन कौन सी होती है हमारी? ये जनरली किसके लिए यूज़ होते हैं? बैकअप के लिए, सारे बैकअप के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये है हमारी, ये काफ़ी यूज़ होती हैं, काफ़ी पुराने ज़माने में यूज़ होती थी हमारी, ठीक है। ये डेली जो डाटा काम नहीं आता ना, जिसको हमें सिर्फ स्टोर करके रखना है एक जगह पे, ठीक है, तो उसको हम किस में स्टोर करते हैं? जैसे कि डाटा बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, लार्ज स्केल आर्किवल, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ ओल्ड डाटा, ठीक है, जो पुराना डाटा हमें स्टोर करके रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जैसे मैग्नेटिक टेप्स हो गया, इसमें हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं, उन रील्स में लंबा लंबा जो होता है बहुत सारा डाटा, तो उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, जो डाटा डेली यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन हमें उसको स्टोर भी करके रखना है, ठीक है। और जो हमारा क्लाउड बैकअप सर्विसेज है ना, वो भी इसी का एक पार्ट है। क्यों पार्ट है वो? क्योंकि इसमें भी तो हम अपना वही डाटा स्टोर करके रखते हैं जनरली, जो हमारा डेली यूज़ का नहीं है, ठीक है, लेकिन इसे मॉडर्न टर्शियरी स्टोरेज माना गया है। उसके बाद है पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी है? जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जा सकते हैं, इजी टू कैरी होती है हमारी, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होगी, मेमोरी कार्ड होगी, पोर्टेबल एसएसडी होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे कंप्यूटर में? जो हमारे सीपीयू के अंदर प्लेस किए जाते हैं, ठीक है, जो हमारा सीपीयू का बॉक्स होता है ना, उसके अंदर जो रखे जाते हैं, उनमें कौन कौन से होते हैं? जैसे मदरबोर्ड हो गया हमारा, ठीक है, कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स, होल्ड्स सीपीयू, रैम, BIOS पोर्ट्स। उसके बाद सीपीयू, हमारा जो सीपीयू उसके अंदर रखा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें क्या होता है? हमारे ALU CU रजिस्टर्स होते हैं, रैम उसके अंदर हमारा स्टोर होता है, रोम भी स्टोर होता है, हार्ड डिस्क भी उसी के अंदर प्लेस की जाती है, जो हमारा बॉक्स होता है, SSD भी उसी के अंदर प्लेस की जाती है, और कूलिंग सिस्टम, जो हमारा फ़ैन घूमता रहता है ना कि हाँ कंप्यूटर हो ज़्यादा हीट ना हो, इसीलिए BIOS UEFI चिप, जो हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल किया जाता है BIOS को लोड करने के लिए, वो सब, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं सॉफ्टवेयर? देखो, हार्डवेयर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ें थी जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, जो टेंजिबल हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर को हम छू तो नहीं सकते। सॉफ्टवेयर किस काम आते हैं हमारे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें हम कमांड देते हैं, जैसे ही हम कमांड देते हैं वो डाटा को प्रोसेस करते हैं, देन हमें फिर क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम्स दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। वो क्या करते हैं?
वही तो हमारे हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं, कमांड देते हैं हम जैसे ही, देन उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू होती है, प्रोसेसिंग शुरू होती है तो फिर किसके पास जाती है, हार्डवेयर के पास कमांड जाती है। तो हार्डवेयर फिर जिस तरीके से कमांड गई है सॉफ्टवेयर के थ्रू उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। इट इज़ द इंटेलिजेंस दैट ब्रिंग्स द हार्डवेयर टू लाइफ, इसी की वजह से जो हमारा हार्डवेयर चल पाता है। नेचर क्या है इसका, इंटेंसिबल है, हम इन्हें छू नहीं सकते। फंक्शंस क्या क्या हैं, प्रोवाइड्स द कमांड टू हार्डवेयर टू फॉलो एंड अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इन्हीं की जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर की वजह से ही तो जो हमारे हार्डवेयर हैं हम उन्हें ऑपरेट कर पाते हैं। यही तो है सॉफ्टवेयर ही जिनके थ्रू हम जो एक ब्रिज का काम कर रही है, जो हमारा यूज़र है और जो हार्डवेयर है, इनके बीच में एज ब्रिज कौन काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से ही तो हम हार्डवेयर से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे कि आपका जो आपका सीपीयू है, सीपीयू से आप कैसे कनेक्ट हो पा रहे हो, आप कंप्यूटर में कमांड दे रहे हो ना, क्लिक कर रहे हो किसी न किसी चीज़ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमारा हार्डवेयर कंट्रोल हो रहा है। तो वो सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर। टाइप्स क्या क्या हैं सॉफ्टवेयर के, एक तो हमारे आएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो शुरू में ही मैंने बताया था कौन कौन से टाइप्स है सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीनों को अलग अलग देखते हैं कि क्या क्या है ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से हैं, जो कि हमारे सिस्टम को मैनेज करें। जैसे आप मोबाइल चलाते हो, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका मोबाइल चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। मैनेजेस एंड कंट्रोल द कंप्यूटर्स हार्डवेयर रिसोर्सेज बोले तो जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स हो गए हमारे, उनको मैनेज करना। माउस, जैसे माउस का भी ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, उन सबको मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे उसको मैनेज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कमांड्स को जो है ऑपरेट करवाना कि हाँ भाई इस कमांड का यूज़ हो रहा है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बिना तो हमारा जो सिस्टम है वो रन कर ही नहीं पाएगा। हाँ, आपका मोबाइल है, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, क्या आप एंड्रॉयड के बिना अपना मोबाइल चला पाओगे, बिल्कुल भी नहीं चला सकते। क्या आप विंडोज़ के बिना अपना लैपटॉप चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। तो वो हमारे किस में आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एग्जांपल्स कौन कौन से इनके, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की भी एग्जांपल कौन कौन से हमारे, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स भी हमारे किस में आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एंड फर्मवेयर, फर्मवेयर क्या होता है कि जो हमारा सीपीयू जिस टाइम पे हमारा सिस्टम बनाया जाता है ना, उस टाइम पे हमारे सिस्टम में ये फर्मवेयर है ना, ये इंस्टॉल कर दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीपीयू। क्यों कर दी जाती है, इसमें BIOS जनरली हमारा इंस्टॉल होता है, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल में फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, उनके बिना हमारा ऐसा थोड़ी है कि हमारा कंप्यूटर या हमारा फ़ोन चल ही नहीं पाएगा। उनके बिना तो हम काम कर सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए डिज़ाइन होते हैं। जैसे कि आपकी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप चैटिंग के लिए डिज़ाइन है, इंस्टाग्राम है, फोटो वगैरह पोस्ट करने के लिए डिज़ाइन है आपकी, वेब ब्राउजर्स हैं वो आपका सर्फिंग के लिए ऑन द इंटरनेट वो यूज़ होते हैं आपके, जैसे वर्ड प्रोसेसर्स, MS वर्ड है आपका, वो किस लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होते हैं, वो हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें, वेब ब्राउजर्स हो गए, वर्ड प्रोसेसर, फोटो एडिटर्स, गेम्स, आपके चैटिंग ऐप्स, जितने भी आप फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हो वो सारे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है। इनका काम क्या है, जैसे कि आप कंप्यूटर में, आप अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में जिस तरीके से वो नहीं डाउनलोड रखते, एक क्लीनर का ऐप आता है, उसको क्लीन करके आप अपनी रैम को भी फ्री करते हो, वायरस वगैरह को जो होते हैं उनको स्कैन करते हो उस तरीके से। या फिर आपके जो सिस्टम में मेमोरी की जो स्टोरेज है उसमें कि भाई कितनी मेमोरी किस प्रोसेस के पास भाई रहनी चाहिए, स्टोरेज मैनेजमेंट का जो पर्टिकुलरली काम होता है आपके सिस्टम में, वो सब किस में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। इनका काम क्या है कि कंप्यूटर को रन करने में सहायता करते हैं, रेदर देन परफॉर्मिंग टास्क फॉर द यूज़र। ये किसी टास्क को परफॉर्म नहीं करते, बस हेल्प करते हैं, ठीक है। इट्स प्राइमरी रोल इज टू मैनेज, मेंटेन, ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज एंड परफॉर्मेंस। क्या करते हैं ये, कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज और जो परफॉर्मेंस है उनको मैनेज करना है। जैसे सिक्योरिटी को मैनेज करना है ना, एंटीवायरस हो गए, फायरवॉल हो गए, एंटी मालवेयर हो गए, डाटा एनक्रिप्शन हो गए,
ये वैसे तो हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन ये किस काम आ रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए काम आ रहे हैं ना। हमारा किस चीज़ में हेल्प कर रही है, प्रोटेक्ट्स द सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। जैसे स्टोरेज मैनेजमेंट हो गया, स्टोरेज मैनेजमेंट में जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क पार्टीशनिंग हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे किस में आएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। डाटा मैनेजमेंट हो गया, जैसे बैकअप एंड रिकवरी के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे GIF फाइल होती हैं, वो सारे, वो भी किस काम आ रहे हैं हमारे, किसी न किसी सिस्टम को इजीली रन करने में काम आ रहे हैं ना वो, तो वो भी हमारे किस में आ गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, अनइंस्टॉलर, सिस्टम रजिस्ट्री क्लीनर्स, ड्राइवर अपडेटर्स, ये भी हमारे किस में आएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। उसके बाद है बसेस। बसेस हमारी कितने टाइप्स की होती है कंप्यूटर में, और बस किस किस काम आती है हमारी, ठीक है। बसेस क्या है कि वो करती हैं कि कम्युनिकेशन का एक वे होती हैं। अब बस इज़ अ कम्युनिकेशन पाथवे यूज टू ट्रांसफ़र, किस चीज़ क्या क्या ट्रांसफ़र करती है, डाटा को भी ट्रांसफ़र करती हैं, एड्रेस को भी ट्रांसफ़र करती हैं, एंड कंट्रोल्स करती है, सिग्नल्स को भी क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे कि आपने अभी एक कमांड दी अपने कंप्यूटर में, ठीक है, आपने क्या किया, एक कमांड दी कि आपने एक फाइल को ढूंढना है अपने कंप्यूटर, जैसे कि आपने KVS की फाइल है उसको ढूंढना है, ठीक है। तो आपने सिग्नल दिया ना, तो उस सिग्नल को कंट्रोल भी तो करना है कि हाँ भाई ये सिग्नल अगर गया है तो ये KVS की फाइल के पास ही जाना चाहिए। आपने ये थोड़ी कि आपने इस फोल्डर पे क्लिक कर दिया तो आपका ये फोल्डर ओपन होगा, नहीं। तो वो कंट्रोल सारा कौन कर रहा है, हमारा जो बसेस हैं वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, एड्रेस किसी भी पर्टिकुलर फाइल के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए ढूंढना। तो जैसे डाटा बस है हमारी, इनकी डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डाटा बस है वो हमारी क्या है, बाय डायरेक्शनल, मतलब कि दोनों तरफ वो हमारे ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। कि क्या करते हैं, डाटा को कैरी करते हैं, ट्रांसफर एक्चुअल डाटा बिटवीन CPU, जो डाटा को किस किस के बीच में ट्रांसफर करते हैं, CPU के बीच में, मेमोरी के बीच में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। जैसे कि CPU से CPU ने बोला कि हाँ मुझे मेमोरी से ये वाली फाइल चाहिए, तो ये जो डाटा को कैरी करा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो कौन कर रहा है, डाटा बस। एड्रेस बस किस चीज़ को कैरी कर रही है, हमारी मेमोरी एड्रेसेस को कैरी कर रही है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे रखी है तो इसका एड्रेस क्या है, ये हमारी क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। टेल्स मेमोरी इनपुट आउटपुट वेयर टू रीड और राइट, डाटा की कहाँ पे हमारी वो फाइल रखी है, कहाँ से हमें वो रीड करनी है। देन उसके बाद है कंट्रोल बस, ये क्या है, बोथ डायरेक्शंस में मूव करती हैं हमारी, क्या करती हैं, सिग्नल्स को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। मैनेजेस ऑपरेशंस लाइक रीड राइट इंटरप्ट टाइमिंग। तो देखते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन सी जनरेशन है। देखो जो जनरेशन है ना कंप्यूटर की, वो किस तरीके से बनाई गई है कि जैसे जैसे कंप्यूटर में इवोल्यूशन हुई है, जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ा है, वैसे वैसे कंप्यूटर में ना डेवलपमेंट हुई है। तो डेवलपमेंट हुई है तो वो किस तरीके से डिफाइन करी गई, वो करी गई, उसे नाम दिया गया है जनरेशंस। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ, ऐसे फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इस तरीके से उसे नाम दिया गया, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं पहले क्या था, इससे पहले क्या था, जो प्री इलेक्ट्रॉनिक ईरा है ना, उसमें क्या था, उसमें था सबसे पहले कि अबेकस था हमारा, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग वॉज लेड लॉन्ग बिफोर द डिजिटल एज विद मैकेनिकल एंड कॉन्सेप्चुअल डिवाइसेस। जो हमारी कंप्यूटिंग की फाउंडेशन है ना, वो तो जो ये अब हम डिजिटल एज में है ना, इसे बहुत पहले रख दी गई थी। उसमें हम यूज़ करते थे, जैसे अबेकस यूज़ करते थे हम, पास्कलाइन यूज़ करते थे, एनालिटिकल इंजन यूज़ करते थे, टैबुलेटिंग मशीन यूज़ करते थे। जो अबेकस है आप लोग ऐसे ही देखते होंगे, अभी भी स्कूल्स में सिखाया जाता है बच्चों को, ऐसे ऐसे वो इस तरीके से होता है। तो वो क्या करता था, हमारा अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के बस काम आता था, जैसे प्लस माइनस करना, उसमें भी बच्चों को जैसे सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या कर रहा है, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है, जो किस चीज़ के काम आ रहा था, एडिशन करने के और सब्ट्रैक्शन करने के। उसके बाद आए हमारे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने किस चीज़ की खोज करी, हमारी एनालिटिकल इंजन की। और चार्ल्स बेबेज को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी बनता है पेपर में कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। जो दिस वॉज द फर्स्ट डिज़ाइन फॉर अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग मैकेनिकल कंप्यूटर विच इंक्लूडेड ALU।
तो इस कंप्यूटर में हमारे पास क्या था, एनालिटिकल इंजन था जो, इसमें हमारे पास क्या था, ALU भी था, मेमोरी भी थी, इनपुट आउटपुट भी थे, और कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल टू मॉडर्न कंप्यूटिंग, जो हम आजकल कंप्यूटर यूज़ करें इससे रिलेटेड भी फंडामेंटल थे। देन उसके बाद आया टैबुलेटिंग मशीन। इन्होंने और ज़्यादा डेवलपमेंट की, इन्होंने क्या किया, जो डेवलप्ड बाय, जो टैबुलेटिंग मशीन थी किसने डेवलप की, हरमन होलेर्थ ने। जो ये क्या यूज़ कर रहे थे, पंच कार्ड यूज़ कर रहे थे टू प्रोसेस सेंसस डाटा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी दैट वुड बी IBM के लिए ये काम कर रहे थे। ठीक है, इसके तो इसमें देखो आप, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, अबेकस, पास्कलाइन, एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन। अबेकस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था, हमारा अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। पास्कलाइन हमारा यूज़ हो रहा था एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, जो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल इंजन आए, जो कौन लेकर के आए, हमारे चार्ल्स बेबेज लेकर के आए, जिस कंप्यूटर में हमारा ALU भी था, मेमोरी भी थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी थी। उसके बाद फिर टैबुलेटिंग मशीन आई। टैबुलेटिंग मशीन कौन लेकर के आया, हरमन होलार्थ, जो कि किस चीज़ के काम आ रहे थे, उसमें पंच कार्ड्स यूज़ हो रहे थे डाटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5 जनरेशन थी, 5 जनरेशन है कंप्यूटर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बहुत इजी है ये, आप लोगों को कई बार लगता भी होगा कि कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखो, सबसे पहले हमें याद रखना है, जो पहले पहले कंप्यूटर आए थे ना, वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे, बहुत बहुत ज़्यादा पावर ले रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे, और उनकी स्पीड भी स्लो थी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, जो कंप्यूटर्स की जो साइज़ है वो तो कम होता गया, और जो स्पीड है कंप्यूटर्स की वो हमारी क्या होती गई, बढ़ती चली गई। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना, जो साइज़ है वो तो हमारा डिक्रीज होता चला गया, और जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड है वो हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, वो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी यूज़ हो रही थी, वैक्यूम ट्यूब्स की। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, बहुत बड़े बड़े थे, स्पीड क्या थी इनकी, स्लो थी, जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी ये बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे थे, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कंज्यूम करते थे, और बहुत एक्सपेंसिव थे ऑपरेट और मेंटेन करना इन्हें। ठीक है, इनमें जो प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही थी, ये किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे, मशीन लैंग्वेज का, बाइनरी कोड का, एंड जो इनपुट इसमें इनपुट हम ले रहे थे इसमें, तो वो किसके थ्रू ले रहे थे, पंच कार्ड्स के थ्रू। जैसे कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, ENIAC और UNIVAC। देखो, ये पेपर में आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसकी जो यूनिवैक है, इसका भी आता है कि द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो हमारा वो कौन सा था, यूनिवैक फर्स्ट। देखो, इस तरीके से दिखता था हमारा, देखो है ना, कितना बड़ा कंप्यूटर है। तो इसमें से पंच कार्ड्स थे, इसके थ्रू हम इनपुट डालते थे। ठीक है, उसके बाद आई हमारी सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, हमारी ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसमें क्या था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ना, उनकी जगह पे हमारे क्या आ गए, ट्रांजिस्टर्स आ गए। और जो इसमें क्या हुआ कि इसकी जो साइज़ है वो पहले से कम हो गया, और जो स्पीड है वो ज़्यादा हो गई, और ये मोर रिलायबल हो गई। ठीक है, और जो पावर भी है ये कम कंज्यूम कर रहे थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, और जिसमें प्रोग्रामिंग थी, प्रोग्रामिंग शिफ्टेड टू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और अर्ली हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रान और कोबोल भी यहाँ तक आ चुकी थी हमारी। मैग्नेटिक कोर मेमोरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें जो मेमोरी है वो मैग्नेटिक कोर इंट्रोड्यूस हमारी हो चुकी थी। तो इसके एग्जांपल है IBM 1401, CDC 1604। इस तरीके से हमारे जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैं वो दिखते थे। उसके बाद है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस चीज़ का यूज़ हुआ, हमारा ICs का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, और जो हमारी ICs और इनको हम माइक्रोचिप्स भी कहते हैं, तो ये इन्वेंट किसके द्वारा करी गई थी, जैकी किल्बी एंड रॉबर्ट नोय से। ठीक है, एंड IC इज अ सिंगल कंपोनेंट हाउसिंग मैनी ट्रांजिस्टर्स, जिसमें क्या है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं एक IC में। ठीक है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इनका और भी साइज कम हो गया, एंड कॉस्ट भी इनकी कम हो गई। ठीक है, वाइल ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी, और स्पीड क्या हो गई इनकी, बढ़ गई।
प्रोसेसिंग टाइम वेंट फ्रॉम माइक्रो सेकेंड्स टू नैनो सेकेंड्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट किस तरीके से होता था हमारा, इनपुट के लिए इस टाइम तक हम किस चीज़ का यूज़ करने लगे थे, कीबोर्ड्स का और मॉनिटर का हम आउटपुट के लिए यूज़ करने लगे थे, ठीक है, फॉर इंटरेक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स, ठीक है। एग्जाम्पल थे इसके IBM सिस्टम 360, DEC PDP 8। इस तरीके से देखो, हम जब छोटे होते थे तो ऐसे दिखते ना कंप्यूटर आते थे। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए, माइक्रो प्रोसेसर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है इसमें। और वही कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन जो हम और आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, जो लैपटॉप्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे क्या है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें जो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सर्किट्स दैट पुट द एंटायर CPU ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। जो इसमें CPU है ना, ऐसे एक चिप होती है सिलिकॉन की चिप, उस पर पूरा का पूरा रखा होता है। अच्छा, CPU में मैं आपको बताती हूँ, CPU में हमारे क्या क्या होता है। CPU हमारा किस किस चीज़ से बना होता है, हमारा ALU प्लस CU प्लस रजिस्टर्स। इसके ऊपर है ना SSC CGL में क्वेश्चन था कि CPU में कौन कौन से कंपोनेंट हमारे आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इसमें जो पर्सनल कंप्यूटर की रिवॉल्यूशन हुई है, ठीक है, ज़बरदस्त की, कितना मतलब पर्सनल कंप्यूटर इसमें वो है कि हर किसी के पास ही अपना पर्सनल कंप्यूटर है। कंप्यूटर्स बिकेम कॉम्पैक्ट, पावरफुल एंड अफोर्डेबल फॉर द जनरल पब्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अफोर्डेबल है ना, कॉम्पैक्ट भी हो गए, छोटे भी हो गए, पावरफुल भी हो गए। और जो डेवलपमेंट हुई है इसमें, जैसे नेटवर्किंग इंट्रोड्यूस हो गया, इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो गया, GUI इंट्रोड्यूस हो गया। GUI सबसे मतलब ज़बरदस्त चीज़ है कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखते हो, माउस से क्लिक करते हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें, जैसे आप आइकन्स देखते हो ना, उस पर क्लिक करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। माउस हो गया, हैंड हेल्ड डिवाइसेस इसमें यूज़ होने लगी। एग्जांपल्स कौन कौन से इसमें, जैसे इंटेल 4004 चिप, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश। देखो इस तरीके से जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं इस तरीके से दिखते हैं ना। उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन हमारी कौन सी है, जो कि हमारी फ़िलहाल में यूज़ हो रही है, ठीक है, जो फ्यूचर में भी यूज़ होगी। तो AI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, हमारा ML का यूज़ हो रहा है ना, मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसमें हमारे की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो यूज़ ऑफ AI इसमें आ गया है हमारे पास, पैरेलल प्रोसेसिंग आ गया है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें क्या है कि AI को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इस तरीके से इस पर फोकस किया जा रहा है कि ताकि वो लर्न करे और डिसीजन ले आदमियों की तरह। जैसे हम लोग है ना, हम लोग देख के फिर डिसीजन लेते हैं, तो इसी तरीके से उसको डिज़ाइन किया जा रहा है कि आप जैसे जैसे आपको बोला जाता है, जैसे जैसे आपके पास जैसे एलेक्सा होती है, सीरी होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे जैसे आप उसमें कमांड दोगे ना वो उसी तरीके से लर्न करते हैं। देन फ्यूचर में आप जब उसे कमांड दोगे तो वो उसी तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। तो इन्हें आदमियों की तरह सुनने के लिए और ऐसे डिसीजन लेने के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। फ्यूचर के लिए ये हमारी यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा रोबोट है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये देखो मैंने टेबल भी बनाई है इसमें शॉर्ट में, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो। तो मैंने इसमें जनरेशन्स मेंशन करी हैं, टाइम पीरियड भी मेंशन किया है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ हुई है याद करो। फर्स्ट जो हमारी जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स, देन ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे थे हमारे, फिर IC यूज़ हो रहे थे, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे, फिर हमारी क्या आई थी, AI आई थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पेपर में जो इनकी स्पीड थी, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, देन नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, और हमारी इसमें स्पीड क्या आ गई, एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है। मेमोरी है, जो मेमोरी और स्टोरेज है इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ हो रहा था, पंच कार्ड्स का यूज़ हो रहा था फॉर इनपुट आउटपुट, और बहुत लिमिटेड स्टोरेज थी। और सेकंड जनरेशन में क्या था, हमारा मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ हो रहा था। और थर्ड जनरेशन में सेमीकंडक्टर्स का हार्ड डिस्क, जो हमारी हार्ड डिस्क है वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी, जब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ चुके थे। फोर्थ जनरेशन में हमारे सेमीकंडक्टर रैम रोम यूज़ हो रहे हैं, HDD SSD इंट्रोड्यूस हो गई है हमारी, ठीक है।
ऑप्टिकल स्टोरेज CD DVD, और इसमें जो है हमारी AI में अभी तो क्लाउड स्टोरेज बहुत फेमस है ना, वही सब। और देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने अभी बताई हैं, इसको आप पढ़ना। और जो साइज़ है, साइज़ भी इसमें बहुत बड़ा था, फिर उसके बाद छोटा छोटा होता चला गया। एग्जाम्पल ENIAC, DVAC, UNIVAC, IBM, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। IBM 7090, CDC 1604, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग एक बार रीड करके देखना। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने टाइप के कंप्यूटर हैं वो हम देखते हैं। जैसे अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं ना, एक फ़ोन हो गया आपका, वो भी कंप्यूटर है। एक आपका लैपटॉप हो गया, वो भी कंप्यूटर है। जैसे अब उसमें साइंटिफिकली यूज़ हो रहे हैं हमारे, जो नासा यूज़ कर रहा है, या फिर जो हमारा इसरो यूज़ कर रहा है, या फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी अलग अलग कंप्यूटर है। तो वो टाइप्स हैं कंप्यूटर के, तो हमें देखना है कि कौन कौन से टाइप्स है कंप्यूटर के। जैसे कि पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? बहुत फास्ट होते हैं और बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स हैं ये पूरी अर्थ पे। ठीक है, ये क्या करते हैं? बिलियंस टू क्विंटिलियंस ऑफ कैलकुलेशन हर एक सेकंड में ये कर सकते हैं। देखो फीचर्स क्या क्या है इनके, बहुत फास्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, और जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। और इनका यूज़ किस चीज़ में होता है? वेदर फोरकास्टिंग में, स्पेस रिसर्च में, जो स्पेस में रिसर्च हो रही है हमारी, है ना, वो सारी चीज़ों के लिए। जैसे हमारी इसरो यूज़ कर रही है, नासा यूज़ कर रही है, वो सब न्यूक्लियर सिमुलेशंस के लिए और क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए। जैसे एग्जांपल कौन कौन से इसके? फ्रंटियर हो गया, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, यूज्ड फॉर क्लाइमेट रिसर्च। फुगाकू किसका है? जापान का, मेडिकल में यूज़ होता है और ड्रग डिस्कवरी में। ठीक है, ये फन फैक्ट आप खुद पढ़ के देखना। देखो इस तरीके से होते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर एंड क्वांटम कंप्यूटर। इनको हम एक एक करके देखते हैं। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है कि देखो जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स थे ना, उनमें तो बहुत सारे जो प्रोसेसेस एक साथ प्रोसेस कर सकती थी, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इसमें बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, वो सेम टाइम पे इसे यूज कर सकते हैं। तो बिग होते हैं, पावरफुल होते हैं ये। ठीक है, तो ये मल्टीपल टास्क हैं, जो मल्टीपल यूजर्स हैं इसको एक साथ हैंडल कर सकते हैं। जो इसकी स्टोरेज होती है वो भी ज़्यादा होती है, और वो स्पीड्स होती है, जो स्पीड होती है वो भी बहुत हाई होती है। तो किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं? बैंक्स में यूज़ की जाती है, रेलवे में, हॉस्पिटल्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में। और ये नॉन स्टॉप कई सालों तक रन कर सकते हैं। जैसे IBM की Z सीरीज होगी। ठीक है, जैसे फन फैक्ट क्या है? मेन फ्रेम्स रेयरली शट डाउन, वो कभी शट डाउन नहीं होते। दे वर्क लाइक अ टीचर हु नेवर टेक्स अ डे ऑफ। ठीक है उसके बाद है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं हमारे? ये मिड रेंज कंप्यूटर होते हैं। ये जैसे कि ये तो बहुत सारे यूजर्स को 200+ यूजर्स को भी सपोर्ट करता है, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर्स हैं हमारे 4 to 200 यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, दे आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बट बिगर देन PCs। जो PC हमारे लैपटॉप्स वगैरह ना, उनसे तो बड़े होते हैं ये, लेकिन जो अभी हमने मिनी कंप्यूटर्स पढ़ा है उनसे छोटे होते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, मीडियम स्टोरेज और स्पीड होती है इनकी। पोर्टेबल कंपेयर टू मेन फ्रेम्स, ये पोर्टेबल भी होते हैं कंपेयर टू मेन फ्रेम्स। और स्कूल्स में, कंपनीज में, लैब्स फॉर बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और अटेंडेंस, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है इनका। एग्जाम्पल PDP-11। फन फैक्ट देखते हैं इसका। दे वर कोल्ड मिनीज इन द 1960s। मिनीज कहा जाता है इनको 1960 में, लाइक मिनी स्कर्ट्स। उसके बाद है वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स कौन से होते हैं भाई? हाई परफॉर्मेंस सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं, ये सिंगल यूज़र होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जो हमारे सुपर कंप्यूटर थे ना, वो बहुत सारी जो प्रोसेस उनको एक साथ प्रोसेस कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर ने सिंगल यूज़र होते हैं, हाई परफॉर्मेंस। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टेक्निकल और साइंटिफिक वर्क के लिए। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? बहुत फास्ट होते हैं, लार्ज रैम होते हैं इनके पास, हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स भी होते हैं, स्पेशल टास्क के लिए डिज़ाइन होते हैं, जैसे एनिमेशन के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए, CAD के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, सिमुलेशंस के लिए। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? HP Z वर्क स्टेशंस, डेल प्रिसीजन वर्क स्टेशंस,
उसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर हमारे कौन से थे, जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो सब। जनरल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर वन यूज़र, इनको सिर्फ एक ही यूज़र यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। फीचर्स क्या है, छोटे भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, इजी टू यूज़ भी होते हैं, और स्टडी के लिए, ब्राउजिंग के लिए, गेमिंग के लिए, ऑफिस वर्क के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये। जैसे कि हमारे डेल और एचपी के लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, आई मैक यूज़ करते हैं, मैकबुक यूज़ करते हैं, आईपैड वगैरह, टैब वगैरह यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स भी, ठीक है। द फर्स्ट पीसी Altair 8800 came as a kit you had to build yourself. उसके बाद है सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जो कि स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और डाटा को डिलीवर करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस में एक नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक सर्वर कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर क्या करता है, इसमें बहुत सारा डाटा होता है, तो ये क्या करता है, डाटा जो इससे कंप्यूटर रिलेटेड होते हैं ना, उन सभी को डाटा भेजता है। ऐसे मैंने तो सर्वर देखा है, किसी कंपनी का देखा था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, लेकिन ऐसे सर्वर होते हैं बड़े बड़े, वो नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं। कितने कितने 3 4 4 तो यार एसी लगे होते हैं उनके लिए, उनको कूल करने के लिए, है ना। वो ऐसे मतलब स्टोरेज के लिए भी होते हैं, या फिर जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए भी होते हैं। तो ये 24/7 चलते रहते हैं। वेबसाइट्स को हैंडल करते हैं, ईमेल डाटाबेसेस को स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, और पावरफुल होते हैं मोर देन अ पीसी। और तो एग्जांपल कौन कौन से इनके, जैसे वेब सर्वर हो गया, वेब सर्वर की भाई अलग अलग वेबसाइट्स के वेब सर्वर्स होते हैं ना, जहाँ पे डाटा स्टोर रहता है। डाटाबेस सर्वर भी होते हैं। उसके बाद फाइल सर्वर भी होते हैं। सर्वर रिस्पॉन्ड इन मिली सेकेंड्स फास्टर देन यू ब्लिंक, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग पे क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या है कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर आएंगे हमारे इसमें, सेकंड आएंगे हमारे डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड आएंगे हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फर्स्ट है जो एनालॉग कंप्यूटर है, वो कॉन्टिन्यूस डाटा पे काम करते हैं। ये डाटा को ना चेंज नहीं करते, कॉन्टिन्यूस जो डाटा है हमें उसी पे काम करते रहते हैं, ठीक है। यूज वेयर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आर इनफ, इसमें एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं मिलती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिलती है। जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, मर्करी थर्मोमीटर हो गया, एनालॉग क्लॉक हो गया। इसमें डिजिटल कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती, रियल टाइम रिस्पॉन्स होता है उसमें। जैसे कि आपको टेम्परेचर के लिए आप यूज़ करो मर्करी थर्मोमीटर, तो रियल टाइम रिस्पॉन्स रहता है, इनमें साथ के साथ मिलता है। उसके बाद है मेजर्स फिजिकल वैल्यूज़, लाइक स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, टेम्परेचर को, प्रेशर को। जैसे ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ के थ्रू आपको डाटा दिखाएंगे, चार्ट के थ्रू डाटा दिखाएंगे आपको। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, जो 0 और 1 के साथ काम करते हैं, ठीक है, 0 और 1 के साथ। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिजिटल, जो भी हम कंप्यूटर जैसे यू बोलते हैं ना कि डिजिटल डिवाइस, तो वो सारी क्या है, 0 और 1 पे ही हमारी काम करती हैं। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट। और ये बहुत फास्ट भी होती है, एक्यूरेट भी होती है, डाटा भी बहुत ज़्यादा स्टोर कर पाती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म करती हैं, और बहुत सारे इनमें मल्टीपल एप्लीकेशंस भी हम रन कर सकते हैं, एक साथ सॉन्ग सुन सकते हैं। उसके बाद हम उसमें वेबसाइट भी ब्राउज कर सकते हैं, अलग अलग काम एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है ये हमारा। जैसे कि पेट्रोल पंप पे मशीन होगी, तो वो भी हमारी क्या है, फ्यूल फ्लो भी, जो जितना भी हम जैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, तो वो उसको जैसे जैसे हमारा पेट्रोल डल रहा है वैसे वैसे वो उसको प्राइस में कन्वर्ट करिए, है ना। तो उसमें एनालॉग का भी यूज़ हो रहा है, डिजिटल का भी यूज़ हो रहा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फास्ट होते हैं एनालॉग की तरह, एक्यूरेट होते हैं डिजिटल की तरह, और बहुत कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों डाटा को मैनेज करते हैं। उसके बाद है टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। यही जो आप यूज़ करते हो टैबलेट, जिससे जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, स्मार्टफोन जो आप फ़ोन चला रहे हो, वो सब मॉडर्न पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं ये। इनको आप हाथ में लेकर के चल सकते हो, पोर्टेबल होती है ना। फीचर्स क्या हैं, टच स्क्रीन होती हैं, आप टच करके अपने हाथ से चलाते हो ना मोबाइल को। लाइट वेट भी होती हैं, पॉकेट फ्रेंडली भी होती हैं, पॉकेट में भी आ सकती हैं आपकी। वायरलेस कम्युनिकेशन होता है इनमें,
ये नहीं है कि आपको मोबाइल ले रहे हो तो आप उसको साथ साथ वायर लगा के आपको घूमना पड़ेगा, वायरलेस ही होती है यार, ठीक है। सेंसर्स यूज़ होते हैं इसमें। उसके बाद है कौन कौन से हैं, जैसे आईपैड हो गया हमारे यहाँ, गैलेक्सी टैब हो गया, और फ़ोन्स जैसे आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी वन प्लस। उसके बाद ये सारी ही बातें, जो भी बातें मैंने बताई हैं आपको, वो टेबल की फॉर्म में है। इसको आप खुद से पढ़ सकते हो, पढ़ के देखना, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, दोबारा दोबारा रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैंने फंक्शंस, एम्बेडेड कंप्यूटर रह गया है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं भाई, ये किसी ना स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन, आप घरों में यूज़ करते हो वॉशिंग मशीन, तो उसमें वो खुद ही कट लगाती है, खुद ही वो जो हमारी आई है आजकल मशीन, उसमें वो खुद ही सर्फ ले लेती है, खुद ही पानी ऑटोमेटिक ले लेती है, खुद ही उसको बंद कर देती है। तो उसमें जो चिप लगी है, जो भी उसमें सीपीयू लगा है, वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए लगा है ना, तो वो हमारे क्या होती हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। तो बाकी तो मैंने करा ही दिया है आपको। क्वांटम कंप्यूटर है, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना यूज़ करते हैं ये कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे आईबीएम क्वांटम एक्सपीरियंस, गूगल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर में, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और मैंने देखा भी नहीं है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे अच्छे से पढ़ो भाई सभी।